हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। आज हम लोगों को रिवीजन शुरू करना था। यस सर। आप लोगों से कहा था मैंने कि चैप्टर्स के नाम मुझे भेज देना। 2-3 लोगों ने भेजे, तो जो मुझे नजर आया वो लगा कि आपके बैच में आई शुड स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पीछे। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से, वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा चैप्टर रिवीजन में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI। बहुत ध्यान से सुनेंगे बातों को जो मैं बता रहा हूं और उनको फॉलो भी करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर, जैसे आज तो अभी हमने स्टार्ट किया तो मैं चैप्टर आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है उनको और उनको नोट डाउन भी करते जाना है। जैसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, बेसिकली डेरिवेशंस तो आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपका पूरा एक क्वेश्चनियर बन जाएगा और जब चैप्टर खत्म होगा तो उनको मुझे फॉरवर्ड करना है PDF को, ताकि पता चले कि हाँ आपने काम पूरा किया है ना? तो दूसरी बात, जैसे हमने EMI शुरू किया, तो अगली क्लास में जब आप आएंगे तो EMI को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कहाँ से? आपकी कॉपी में जितना भी मैंने नोट्स लिखवाया हुआ है, जो डेरिवेशंस की हैं, NCERT के क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस जो भी आपको करवाए हुए हैं, वो सारे आप रिवाइज करके रखेंगे ताकि आपको चीजें एडअप हों। ये नहीं है कि हम बैकलॉग किए जा रहे हैं, वी हैव टू एडअप द थिंग्स। तो जब आप पुराना करेंगे तभी तो एडअप कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगली क्लास में आप जब आएंगे तो EMI अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। फिलहाल मैं इसके क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक मैसेज भेजा होगा, नेक्स्ट फ्राइडे 27th नवंबर आपका टेस्ट है सेकंड बुक का। सेकंड बुक मींस रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स। तो आप अगले फ्राइडे तक उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट है सेकंड बुक का। इज दैट ओके? लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। जहां भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के पूछिए। आप कोई भी दिक्कत है बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ये बताइए, हु इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव साइन इन Faraday's laws? What does it account for? क्या बताना चाहता है ये? सबसे पहला क्वेश्चन। एनीवन? मुकुल चहर बताओ। किसने? हु इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव साइन इन Faraday's law of EMI and what does it account for? जल्दी बोलो। मुकुल आपसे पूछ रहे हैं। पारिशा आप बताओ। सर लेंस। लेंस ने। तो नेगेटिव साइन आंसर है आपका लेंस। बाय लेंस, प्रॉपर लैंग्वेज। एंड व्हाट डज इट अकाउंट फॉर? क्या बताना चाहता है ये? सर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नहीं, इट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट में क्या बताना चाहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सो एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन, या इट अकाउंट्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या फिर इंड्यूस्ड EMF भी बोल सकते हैं आप। इंड्यूस्ड करंट या फिर EMF is so as to
Oppose the cause producing it. Cause producing it. जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन इस हिसाब से है कि वो अपने कॉज को अपोज करना चाहता है. क्लियर? इसको देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखिए. इसके बाद ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है, बहुत ध्यान से. यहां पर करंट जा रहा है आई. क्वेश्चन इज कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. बोलो, ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगी? क्लॉकवाइज. 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 अच्छा, दूसरा क्वेश्चन. नीचे वाली लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये है लूप वन और ये है लूप 2. सेम करंट. ऊपर वाली में आपने बता दिया आंसर क्लॉकवाइज, मैंने मान लिया, चलो क्लॉकवाइज है. नीचे वाले में एंटी क्लॉकवाइज. क्यों? वाई? बिल्कुल सही आंसर आपका. रीजन बताइए. सर उसको अपोज करेगा कॉज इसके को. अपोजिट जाएगा. जैसे ये करंट आपका इधर जा रहा था, इस करंट की टेंडेंसी थी इस डायरेक्शन में और ये इंक्रीज कर रहा है. जब इंक्रीज कर रहा है तो इसके उल्टा जाएगा, यहाँ पर यूं और यहाँ पर इसके उल्टा यूं. तो अब आप देख लीजिए, ऊपर वाली में क्लॉकवाइज है और नीचे वाली में एंटी क्लॉकवाइज है. अगर यही करंट डिक्रीज कर रहा होता तो सेम डायरेक्शन में आती, और अगर कांस्टेंट होता तो इंड्यूस्ड करंट होता ही नहीं. इज दैट क्लियर? अगर कांस्टेंट होता तो फिर इंड्यूस्ड करंट होता ही नहीं. इज दैट ओके और नॉट ओके? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ये आंसर्स नोट करते जाइएगा और क्वेश्चंस भी साथ साथ नोट करते जाइएगा. ये आपके पास एक रिजिड सरफेस है और इस रिजिड सरफेस से हमने एक लूप लटका रखी है. क्लियर? और ये इसकी एक्सिस है और यहां पर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ ला रहे हैं. क्लियर? नॉर्थ पोल हम इस लूप की तरफ लेके जा रहे हैं. अब आप बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? सर एंटी क्लॉकवाइज. सर क्लॉकवाइज. आपको पता है पास ला रहे हैं तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा, आपको बताया हुआ, ये बात बहुत बार बताई हुई है कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी टेंडेंसी होगी अपने कॉज को अपोज करने की. यानी इंड्यूस्ड करंट की टेंडेंसी होगी इसको रिपेल करने की. टेंडेंसी क्या होगी? टू रिपेल. अब रिपेल कौन करेगा? नॉर्थ. तो ये नॉर्थ की तरह काम करेगा. नॉर्थ यानी आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ के हिसाब से. व्हाट इज दैट? एंटी क्लॉकवाइज. और इसी में अगर क्वेश्चन होता कि ये दूर जा रहा है तो इसकी टेंडेंसी होती पास लाने की. तो नॉर्थ को कौन पास लाता? साउथ. तो साउथ होता तो फिर वो क्लॉकवाइज हो जाता. इज दैट क्लियर और नॉट? देख लीजिए बेटा, सबको क्लियर होना चाहिए, ऑल ऑफ यू. आई थिंक इट इज क्लियर. यहां तक किसी को भी डाउट हो तो आप मुझसे बात करिए क्वेश्चन नंबर 3 तक. इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट इज माइनस d∅/dt. ध्यान से सुनिए, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस d∅/dt और अगर डिस्क्रीट फॉर्म में लिखें तो माइनस डेल्टा फाई. माइनस के कारण ये φ1 माइनस φ2 उल्टा हो जाता है, याद है ना? और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू cos थीटा. यहाँ पर जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से हम फॉर्मूला को यूज करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, 3 हो गए थे ना. चौथा क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए. इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विद टाइम, लिखिए क्वेश्चन. इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन नोट करिए. ये माइक्रो है, माइक्रो वेबर.
then find EMF induced at t is equal to 1 second and t is equal to 2 seconds. Jaldi निकालिए and write your answers in the comment box. Anyone? क्या होगा? फॉर्मूला EMF इज व्हाट? माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स. तो इसको डिफरेंशिएट करिए, माइनस बाहर है, 3t स्क्वायर माइनस 2, और माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6, और EMF है तो क्या आंसर आएगा? वोल्ट. ये EMF की वैल्यू आ गई. अब सबसे पहले पूछा है t इज इक्वल टू 1 और दूसरा पूछा है t इज इक्वल टू 2. तो t इज इक्वल टू 1 पे EMF की वैल्यू आ गई माइनस 3 माइनस 2 10 की पावर माइनस 6 वोल्ट, यानी माइनस 1 माइक्रो वोल्ट. और 2 जब रखेंगे तो ये आएगा माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइक्रो वोल्ट. तो व्हाट इज दैट? माइनस ऑफ 12 माइनस 2 10 माइक्रो वोल्ट, है ना. तो आपके पास एक आंसर है माइनस 1 माइक्रो वोल्ट और दूसरा आंसर है माइनस 10 माइक्रो वोल्ट. इट इज नॉट कॉमन. इज इट ओके? दो बच्चों के आंसर्स भी आए हैं यहाँ पर. लेट अस चेक. गौतम का है 10 की पावर माइनस 6 और एकता का भी आया है 10 की पावर माइनस 6. ये पहला पार्ट आपने निकाला है ना, एट t इज इक्वल टू 1. इट इज करेक्ट बेटा. t इज इक्वल टू 1 पे माइनस भी लगा दीजिए. ओके, देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए. ये क्लियर है दोनों? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट induced charge does not depend upon rate of change of magnetic flux. Show that induced charge does not depend upon rate of change of magnetic flux. ये आपको पहले भी बताया था मैंने. बताइए इसको प्रूफ कैसे करेंगे. आपको पता है करंट इज dq by dt. तो dq इज व्हाट? I dt. और I क्या होता है? EMF अपॉन रेजिस्टेंस. यही होगा. बोलो, करंट इज dq by dt एंड dq इज व्हाट? I dt. और I क्या होगा यहाँ पर? EMF अपॉन रेजिस्टेंस. अकॉर्डिंग टू फैराडे, जो EMF इंड्यूस्ड है दैट इज माइनस d by dt ऑफ फ्लक्स. तो I कैन से dq इज माइनस d by dt ऑफ फ्लक्स इंटू dt, और 1 by r तो पहले से ही है, यहाँ पे नीचे r भी है. तो ये कितना हो गया? माइनस डी फाइव बाई आर. तो इंड्यूस चार्जेस माइनस डी फाइव बाई आर. अगर हम इसको कैलकुलस फॉर्मेट में ना लिखें तो दिस इज 5 1 माइनस 5 2 बाई आर. ध्यान देना न्यूमेरिकल्स के लिए, दिस इज 5 1 माइनस 5 2 बाई आर. तो आप देखें तो यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं है. टाइम फैक्टर नहीं है. तो इंड्यूस चार्ज जो है वो सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. नोट कर लीजिए इसको फटाफट. क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए यहाँ तक और लास्ट में कंक्लूजन लिखिए कि वी ऑब्जर्व दैट
induced charge depends only on change of flux, magnetic flux, and not on the rate of change. Not on the rate of change. जल्दी से नोट करिए और इस फॉर्मूले को याद रखना। इंड्यूस्ड चार्ज की बात हो तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लीजिए पहले। किसी को डाउट है तो बात कर लीजिए मुझसे। है किसी को डाउट? एनीवन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है? 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है नॉर्मली एज शोन इन द फिगर। इनिशियली जो फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज 3 मिली वेबर और flux is made 0 in 2 seconds. Find induced EMF. निकालिए। जल्दी write your answers in the comment box fast. No answers yet? फटाफट भेजिए। EMF क्या है? -d∅/dt, और जब φ1 φ2 दिया हो तो φ1 - φ2 अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना? क्या हो गया बेटा, इतना ढीले हो? φ1 - φ2 अपॉन डेल्टा टी। φ1 कितना है? 3 × 10⁻³ और φ2 कितना है? 0, और टाइम कितना है? 2। तो कितना आ गया? 1.5 मिली वोल्ट। दिस इज योर आंसर। जल्दी, आई गॉट 4 आंसर्स, लेट मी चेक। 1.5 मिली वोल्ट। एकता सहरा आपका सही है, प्रियंका का भी सही है। बाकी खुशी सियाग 1.5 के आगे मिली भी लगाना है। उमायमा 1.5 के आगे मिली भी है, 10⁻³ इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर? मिली वोल्ट। तो दिस इज करेक्ट, ऑल 4 आर करेक्ट। एक आदमी यूनिट गलत लिखी तो यूनिट ठीक कर लीजिए, देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा है आपको। अगर किसी को डाउट है तो बात करिए अप टू क्वेश्चन नंबर 6। और ये ध्यान देना, जो क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए क्लास में, एनसीईआरटी वाले और अदर क्वेश्चंस, उनको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, और उनके जितने भी डाउट्स हैं वो अगली क्लास में आप मुझसे पूछेंगे अगर डाउट्स हैं तो, स्टार्टिंग में ही क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक रॉड है, इसकी लेंथ है 1 मीटर। इट इज रोटेटिंग with a constant angular velocity of 420 rpm. It is rotating with a constant angular velocity of 420 rpm perpendicular to the magnetic field. इसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लाइंस को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन इज फाइंड EMF induced across the ends of the rod.
फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। रॉड के एंड्स के क्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो पता करके बताइए जल्दी। जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी करिए, फास्ट फास्ट एवरीवन। फॉर्मूला याद है किसी को? बोलिए, एनीवन हु रिमेंबर्स द फॉर्मूला? रोटेशन ऑफ रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its axis perpendicular, axis parallel to field, so that it cuts magnetic field lines at 90 degree। जल्दी, क्या फॉर्मूला था? गर्भ शर्मा, क्या फॉर्मूला था? आवाज आ रही है? गर्भ, कोमल, जैन, क्या फॉर्मूला था? Sir, half b omega L square. वेरी गुड, फॉर्मूला था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अप्लाई करिए फटाफट और आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। आया किसी का? नहीं आ रहा? मैं करूं? बोलो बेटा, अगर नहीं हो रहा तो बताइए। एक आंसर आया किसी का। Who is that? खुशी का आया 210 वोल्ट। और किसी का? जल्दी, गलत बात है बेटा, सॉल्व करिए। ओमेगा 420 आरपीएम दे रखा है, फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। बस एक चीज ध्यान देनी, आरपीएम है, इसको सबसे पहले 2π/60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये रेडियन पर सेकंड में आएगा। जो आरपीएम वाला डाटा है उसको हमेशा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आएगा 60 से आप काटोगे तो कितना आ रहा है? 14π। अब ये है रेडियन पर सेकंड, एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। तो हाफ बी, बी कितना है दिया नहीं हुआ तो बी रख दो। ओमेगा कितना है? 14π, और लेंथ कितनी है? 1 का स्क्वायर, तो ये आ गई 7πb। ये ईएमएफ की वैल्यू है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी होती तो हम उसको पुट कर देते, नहीं दे रखी तो 7πb। इज दैट ओके? बोलो बेटा। Yes, sir. जल्दी, किसको किसको यहाँ तक समझ में आ गया हाथ रेज करिए। और जिसको कोई भी डाउट है इन 7 क्वेश्चंस में 1 to 7, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क। चलिए, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके पास, ध्यान से देखना बेटा, ये दो रेल्स हैं, पटरियां हैं। अब
यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया हुआ है। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, पता है ना। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर रखी हुई है दोनों रेल्स। आपने एक रॉड लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है एक 20 ओम्स का। ये रॉड आप 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁴ टेस्ला। इस रॉड की लेंथ है 0.5 मीटर। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट थ्रू द रॉड। रॉड का नाम है AB। करंट थ्रू द रॉड और करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है आपको। मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। जल्दी निकालिए। Find the magnitude and direction of current flowing through the rod. यहाँ पर जो सर्किट क्लोज हो रहा है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, बाकी नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इग्नोर कर सकते हैं। कहीं और कोई कनेक्शंस हैं तो उनका रेजिस्टेंस इग्नोरेबल है, वो नेग्लिजिबल है, उसको हटा सकते हैं। आपको पता है जब रॉड मूव करता है तो उसके कारण ईएमएफ होता है BVL sin थीटा, मोशनल ईएमएफ। व्हेन रॉड मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड इज BVL sin थीटा। याद है आपको? तो BVL sin थीटा तो यहाँ 1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 3 × 10⁴। स्पीड दे रखी 2 सेंटीमीटर, तो सेंटी को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻²। लेंथ है 0.5, तो BVL sin थीटा इज 1। तो कितना हो गया? ये हो गया 3 × 10⁻², यानी 300 वोल्ट ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ। करंट की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो 300/20, दैट इज 15 एम्पियर। कितनी आ गई? 15 एम्पियर। चेक करिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बात करिए। हाँ बेटा, डायरेक्शन आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी बताइए डायरेक्शन क्या होगी। आपको याद है कैसे निकालते थे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन? राइट हैंड रूल से, IBM। याद है IBM? तो मोशन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। देखिए, अपनी दाहिने हाथ को यूज करिए ना। याद है आपको राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। IBM। I इज इंड्यूस्ड करंट, B इज मैग्नेटिक फील्ड, M इज मोशन। तो मोशन कहाँ हो रहा है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो करंट कहाँ जा रहा है? A से B की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम A to B। क्या डायरेक्शन है? A से B की तरफ। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B।
तो अगर सर्किट में देखा जाए तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन दिस सर्किट। चेक इट आउट एवरीवन। आपको ए टू बी लिखना है, रॉड के अंदर डायरेक्शन क्या है ए टू बी, और सर्किट के अंदर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट ओके? एक तो आपका आंसर 15 एम्पियर तो सही है, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत है जो आपने भेजी। आपको समझ में है डायरेक्शन में क्या गलती है? यस सर। बाकी सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है। ओनली वन आंसर आई रिसीव्ड फॉर दिस क्वेश्चन। चेक इट आउट, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम टॉक टू मी, नहीं तो आगे बढ़े। सर हमने साइन थीटा नेग्लेक्ट क्यों करा? नेग्लेक्ट नहीं किया, साइन थीटा यहाँ पे 1 है क्योंकि थीटा 90 डिग्री। नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ को। थीटा 90 डिग्री, थीटा किसके बीच में एंगल होता है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए वेलोसिटी इधर है ना, इस तरफ आपकी राइट साइड, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? पेपर के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड यूं है अंदर और वेलोसिटी यूं है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना बच्चे, तो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, इसलिए वो 1 हो गया, तो नेग्लेक्ट थोड़ी हुआ वो, है ना। यस सर। और बताइए, और कुछ पूछना था? एनीवन एल्स? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻² टेस्ला। यहाँ पर एक वो यहाँ पर एक कॉइल घूम रही है, रोटेशन कर रही है यूं। ये एक्सिस मार्क की थी मैंने कॉइल की। दिस कॉइल इज रोटेटिंग with a constant angular velocity of 400 radian per second, and this coil is 4/6 सेंटीमीटर। इसका लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है 4/6 सेंटीमीटर, ठीक है, और 200 टर्न्स हैं इसकी। क्लियर? 200 टर्न्स हैं। क्लियर? क्वेश्चन इज फाइंड the peak value of EMF induced. And nature of EMF induced. बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। EMF का नेचर भी बताना है और पीक वैल्यू भी बतानी है, जल्दी। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रोटेशन ऑफ कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है गौतम मीना? गौतम, कॉइल तो रोटेट हो रही है यहाँ पर, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सर BAN ओमेगा। वेरी गुड, ये पीक वैल्यू है। बाकी इक्वेशन क्या होती है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, जहाँ ई नॉट की वैल्यू होती है BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही होता है ना बच्चों। तो ये पीक वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपका पीक वैल्यू इज BAN ओमेगा। आप सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है क्वेश्चन में? 3 × 10⁻² यानी 300। एरिया है 4/6, दोनों सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10⁻⁻4 लग गया। नंबर ऑफ टर्न्स 200 है और ओमेगा 400 है। तो आप ये देखिए 1 2 3 4 जीरो 10⁻⁻4 से खत्म हो गए। ये हो गया आपके पास 4 2 जा 8, 8 3 जा 2400 इंटू 24, ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। 2400 इंटू 24, आप इसमें पावर्स को एडजस्ट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, और साथ में आपसे नेचर पूछा हुआ है, नेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो नेचर ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड में क्या आएगा बच्चों? साइनोसॉइडल ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ।
क्लियर है बेटा? ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है और डायरेक्शन बार बार रिवर्स हो रही पीरियोडिकली। ये चीज आपने मार्क करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ तक कितनों को क्लियर है? किसको डाउट है वो बताइए। कितनों को क्लियर है हाथ रेज करिए। सबको क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, लिखिए। डिक्टेशन दे रहा हूँ मैं, डिक्टेट कर रहा हूँ कि रॉड इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, रॉड इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its velocity perpendicular to the direction of field. लिखिए, a rod is moving in a uniform magnetic field with its velocity perpendicular to the direction of the field, with its velocity perpendicular to the direction of the field, with its velocity perpendicular to the direction of the field, full stop. Write the expression for power. जल्दी write the expression for power. जल्दी बताइए क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। आप लोगों ने ईएमएफ पढ़ा हुआ, ईएमएफ कितना होता है? बीवीएल, याद है? और फोर्स कितना होता है? बीआईएल। और करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस होगी। तो बीआईएल और आई की वैल्यू क्या है? ई बाई आर। ईएमएफ कितना है? बीवीएल। तो ये कितना हो गया? बीवीएल, और बी भी 2 बार है, एल भी 2 बार है, और आर है ही नीचे। और आपको पावर चाहिए तो क्या होगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बीवीएल बाई आर बी स्क्वेयर।
ये आपका इंड्यूस्ड पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। कई लोगों ने करेक्ट आंसर भेजा है, बाकी जिन्होंने नहीं भेजा देख लीजिए। ये इंड्यूस्ड पावर का एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, इज दैट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, क्लियर। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी, और आप इसके अंदर एक कोर डालते हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 1000। इनिशियली L 2 मिली हेनरी था। आफ्टर इंसर्शन ऑफ कोर, फाइंड न्यू L if mu r is 1000. जल्दी write your answers in the comment box. बोलो जल्दी, क्या आंसर आएगा? तो बहुत आसान सा, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो आप। वेरी गुड एकता, 2 हेनरीज राइट आंसर। और बाकी लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो? जल्दी करो भाई, आंसर भेजो। आपको पता है कोर इंसर्ट करने के बाद जो L होता है वो म्यू आर टाइम्स इनिशियल L होता है। तो म्यू आर आपका 1000 है और इनिशियल L है 2 मिली, तो -3 और 10⁻³ कट जाएगा, दिस विल बिकम 2 हेनरी। तो जो नई सेल्फ इंडक्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 2 हेनरी। जल्दी कंप्लीट करिए इसको। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। लिखिए ए वायर 88 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent as a circle. लिख लिया? A wire 88 centimeter long is bent as a circle and placed perpendicular to a magnetic field of 2.5 Tesla. Placed perpendicular to a magnetic field of 2.5 Tesla. Full stop. 2.5 Tesla. Full stop. Within 0.5 seconds, within 0.5 seconds, it is turned, it is converted into a square loop of side 22 सेंटीमीटर। ये ना भी बताए तो भी समझ में आता है, 88 को स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा तो साइड 22 सेंटीमीटर आएगी, क्लियर। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is increased to 3 Tesla. Calculate the value of EMF induced. Calculate EMF induced. निकालिए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12। वायर है 88 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है, परपेंडिकुलर है फील्ड के 2.5 टेस्ला इनिशियल फील्ड है, बाद में फील्ड को इंक्रीज कर दिया गया है, 3 टेस्ला कर दिया गया है, और उसमें 0.5 सेकंड का टाइम लगा है, और साथ में उसका शेप चेंज कर दिया गया है, पहले सर्कल था और फिर उसको स्क्वायर कर दिया गया है। करें फाइंड इट, फाइंड द वैल्यूज of EMF induced magnitude.
निकालिए। क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट। अभी अगली क्लास में भी हम ईएमआई कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम वाइंड अप करेंगे और आप लोग ईएमआई का पूरा रिवाइज करके रखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो वो रेडी रखेंगे और अगली क्लास में मुझसे स्टार्टिंग में ही सारे डाउट्स पूछ लेंगे। ध्यान देना, अच्छे से रिवाइज करना है। और अगले फ्राइडे आपके पास 10 दिन का टाइम है। अभी अगले फ्राइडे आपका जो टेस्ट है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। जल्दी, क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। आपको मालूम है ईएमएफ की वैल्यू क्या है? φ1 माइनस φ2 अपॉन डेल्टा टी। अब आप बताइए क्या क्या चेंज हो रहा है? बी ए कॉस थीटा इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, यही फॉर्मूला होता है ना। बी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न तो 1 1 है तो उसकी जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्न तो 1 है ना, और कॉस थीटा की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा 1 है। कॉस थीटा 1 है तो आपके पास φ1 क्या हुआ? b1 a1। नंबर ऑफ टर्न्स और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू 1 है। माइनस b2 a2 अपॉन में डेल्टा टी, यही फॉर्मूला हुआ ना। b1 क्या है? 2.5। एरिया 1 अभी देखते हैं। b2 क्या है? 3। एरिया 2 अभी देखते हैं। और टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड्स। अब आप देखिए एरिया 1 यहाँ साइड में निकालो, सर्कल था पाई आर स्क्वायर, और एरिया 2 स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ तो 22 है, 22 इंटू 22 इंटू 10 की पावर -4। (4.84) ये है ना। 484 दो डेसिमल यूज किए, 10 की पावर -2। और पाई आर स्क्वायर में हमें मालूम है इसकी लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर, तो ये सरकमफ्रेंस बनाएगा 88। तो रेडियस कितना होगा? 88 अपॉन 2 पाई, यानी रेडियस हुआ आपका कितना? 44 अपॉन 22/7, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर 196 और सेंटीमीटर का 10 की पावर -4। इसको पुट करिए, कितना आएगा? 196 पाई 10 की पावर -4, तो दो डेसिमल यूज कर लिए, 1.96 और यहाँ है 4.84, ताकि 10 की पावर -2 दोनों से कॉमन आ जाए। बस आगे सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन करते ही आपके पास ईएमएफ का आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। करके देखिए इसको फटाफट, और आपका आंसर आना चाहिए 17.6 इंटू 10 की पावर -3, यानी हम कह सकते हैं 17.6 मिलीवोल्ट्स। देख लीजिए, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो बताइए। कैलकुलेशन तो हाँ ऑब्वियसली करनी पड़ेगी हमें, तभी आएगा। हाँ जी, क्लियर है? नहीं क्लियर? कितनों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12? हाथ रेज करो जिसको समझ में आ गया, जिसको डाउट है वो बात करिए। अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा। ईएमआई और एसी एक साथ रिवाइज कर रहे हैं हम। पहले ईएमआई फिर एसी और उसके बाद पीछे करंट मैग्नेटिक एक एक करके करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो भी डाउट्स होंगे कीप देम रेडी इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। और हाँ, इसके नोट्स बनाते जाना बेटा, क्वेश्चंस अपने कलेक्ट करना। प्रॉपर रिवीजन वर्क आपका बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम भी पास ही आ गए। नवंबर इज ऑलमोस्ट डन, है ना। दिसंबर आने वाला है और फिर क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, 2-2.5 महीने बाकी हैं आपके पास। एग्जाम लेट नहीं होगा जहां तक है, बाकी पता नहीं।
चांसेस तो ही एग्जाम अपने टाइम पे होगा आपका, क्योंकि सिलेबस उतना एडजस्ट कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो कीप प्रिपेयरिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।